क्या वर्ल्ड वॉर 3 अब दूर नहीं? ईरान इसराइल के बीच भड़कती आग और रशिया यूक्रेन का ना रुकने वाला कॉन्फ्लिक्ट दुनिया को एक और बड़ी जंग की तरफ क्या धकेल रहा है? सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या तीसरी जंग अजीम यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि तीसरा विश्व युद्ध क्या बस शुरू ही होने वाला है? पहले आप द इकोनॉमिक टाइम्स में 18 जून की रात आई ये खबर देखिए, फिर आपको मैं एक अहम खबर दूंगा कि रशिया ने ईरान पर हमलों को लेकर क्यों न्यूक्लियर वार्निंग दे डाली है और क्यों कहा है कि दुनिया को तबाह होने में बस कुछ मिलीमीटर्स का ही फासला तय करना है, यानी तबाही कुछ मिलीमीटर्स दूर खड़ी है। द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार लिखता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान से बिना शर्त सरेंडर का मुतालबा किया, लेकिन कल रात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने इसको ठोकर मारते हुए वार्निंग दी कि अगर अमेरिका ने जंग में कदम रखा तो नतीजे नाकाबिले बर्दाश्त होंगे अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए। वहीं रशिया ने भी अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। रशिया ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है कि वो खुद को इस जंग से जो इसराइल और ईरान के दरमियान चल रही है उससे दूर रखे खुद को, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। रूस अमेरिका से कह रहा है। इसराइली फौज ने ईरान की यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली फैसिलिटी और मिसाइल कंपोनेंट्स की फैक्ट्री पर हमला किया है। दूसरी तरफ ईरान ने इस्फहान के ऊपर एक इसराइली ड्रोन गिराने का दावा भी किया है, जो पहली बार हुआ है। दोस्तों, इस रिपोर्ट से अलग मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, ईरान ने 2 दिन में 2 नई और ख़तरनाक मिसाइल्स दागकर इसराइल और अमेरिका को फिक्र में डाल दिया है। हमने आपको दिखाया ना, रात जो मिसाइल दागी गई 18 जून की रात, पहली बार सिजल मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज वाली, वो भी दाग दी है। रोज ईरान अब बड़े हथियार यूज कर रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन अपने फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर चुके हैं। यानी ये तो तय है कि दुनिया एक और बड़े तूफान के किनारे खड़ी है। ऐसे में अगर ईरान पर चौतरफा हमला होता है और रूस अपने दोस्त ईरान की तरफ से इस जंग में उतर जाता है अगर, तो वो नाटो को मिडिल ईस्ट में उलझाकर यूक्रेन की जंग को नतीजे की तरफ ले जा सकता है। आप समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी, इक्वेशन? रूस आएगा मिडिल ईस्ट, नाटो फिर उतरेगा क्योंकि जंग बड़ी हो रही होगी, यूक्रेन पड़ जाएगा खाली और रूस अपना काम कर लेगा। यूक्रेन की जंग को नतीजे की तरफ रूस तभी ले जा सकता है। और अगर इधर मिडिल ईस्ट में इसराइल पर अगर ईरान गालिब हो जाता है तो भी रूस को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि फिर इस रीजन में अमेरिका के पैर उखड़ने शुरू हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट के ममालिक से उसके अड्डे उठने शुरू हो जाएंगे। सब एक बड़े मौके का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के। और वो मौका थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह बने या ना बने, लेकिन एक ऐसी जंग की वजह जरूर बन जाएगा जो मिडिल ईस्ट और दुनिया में ताकत के निज़ाम को पूरी तरह बदल कर रख देगा। लेकिन इसके लिए बस एक चीज जरूरी है, बस एक शर्त जरूरी है, और वो है इसराइल की शिकस्त। इसराइल को इस जंग में हर हाल में हारना होगा, तभी डायनेमिक्स चेंज होंगे। उस खौफनाक बयान का जिक्र करते हैं जो रशिया ने दिया है। कहा है कि दुनिया बस कुछ मिलीमीटर्स दूर है एक बड़ी तबाही से। मॉस्को से एक तेज और तहकीकात से भरी हुई वार्निंग आई है। ये ऐवे नहीं दी गई है, सोच समझकर रिसर्च के बाद रशिया से वार्निंग आई है। रशिया ने कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसराइल के हमले पूरी दुनिया को तबाही के किनारे पर ले आए। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सवुमेन मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि ये हमले मिलिट्री टारगेट्स नहीं बल्कि सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हो रहे हैं जो सिर्फ अमन पसंद न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बनाए गए थे। मारिया को जान लीजिए, पुतिन के बाद दुनिया में किसे लोग जानते हैं? सरगेई लावरोव को, और सरगेई लावरोव के बाद मारिया ज़ाखारोवा को। ये 3 बड़े अहम चेहरे रूस के हैं। मीडिया से बात करते हुए ज़ाखारोवा ने कहा कि ये एक डरावना खेल है, ये एक शैतानी खेल है, क्योंकि वो न्यूक्लियर अड्डों पर वार कर रहे हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ सिविल यूज से है। अगर ये नहीं रुका तो पूरा रीजन जल जाएगा। रशिया कह रहा है कि पूरा रीजन जल जाएगा। ये एक वार्निंग है। रशिया ने दुनिया भर के मुल्कों से अपील की है कि फौरन डिप्लोमेटिक रास्ता इख्तियार किया जाए, वरना ये जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच सकती है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होगी। आगे मैं आपको कुछ अहम हेडलाइंस बताने वाला हूं। रशिया, ईरान और अमेरिका से रिलेटेड कैसे रशिया आ सकता है और क्यों अभी तक दूर है।
فی الحال تو ایک دو خبر دیکھ لیجئے کہ اسرائیل ایران جنگ پر رشیا پریشان تو ہے، اس کا دوست بڑا نقصان اٹھا رہا ہے، لیکن رشیا ابھی کوئی سخت قدم نہیں اٹھا رہا ہے۔ اصل میں اسے ابھی ایران نے روک رکھا ہے، لیکن ولادیمیر پوتن کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں اس ریجن میں اس کا سب سے مضبوط ساتھی کمزور نہ کر دیا جائے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق رشیا بڑی گھبراہٹ کے ساتھ اسرائیل کے ایران پر فوجی حملے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں۔ روس کا ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلق برقرار ہے، لیکن رشیا نے فی الحال جنگ میں سیدھا کودنے کا ارادہ نہیں دکھایا ہے۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ پھر نو ٹرن بیک، ایک بار آ گئے تو آ گئے، پھر تو کھیل پورا کھل کر کھیلنا ہوگا، اور پھر جیت کے یا شکست کے بعد ہی لوٹنا ہوگا۔ کریملن کے قریبی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ایران نے ابھی تک رشیا سے کسی بھی ملٹری مدد کی درخواست خود ہی نہیں کی ہے، اور رشیا بھی ابھی کسی طرح کی فوجی مداخلت کا پلان نہیں بنا رہا ہے۔ لیکن اگر ایران نے اشارہ کیا تو دیکھنا ہوگا روس آتا ہے تو کتنی جلدی آتا ہے۔ ترکی کے صدر بھی آ کر کھڑے ہو گئے ہیں ایران کے ساتھ، اور پوتن بھی آئے ہیں۔ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ ٹرکش پریزیڈنٹ بیکس ایرانز رائٹ ٹو سیلف ڈیفense amid conflict with اسرائیل۔ جو اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ ایران کا چل رہا ہے، اس میں ایران کے ساتھ مضبوطی سے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان آ کر کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ایران کو پورا حق ہے اپنی زمین، اپنے ملک کا دفاع کرنے کا، اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہی ایردوغان نے یہ کہا ہے کہ بنجمن نتنیاہو نے تمام ہٹلر کے گناہوں کو، اس کے کرائمز کو پار کر دیا ہے جو نتنیاہو کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پورے ریجن میں آگ بھڑکا سکتا ہے۔ اصل میں کل کچھ فائٹر جیٹس ترکی کے آسمان میں پہنچ گئے تھے، اسرائیل کے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کو شہر میں ہی خبر دے دی تھی۔ ترکی نے انہیں کھدیڑا تھا۔ ترکی نے کہا ہے کہ ہمارے اگر ایئر اسپیس میں پھر سے مداخلت ہوئی تو شاید ہم نے اپنے اسٹیل ڈوم لگا دیے ہیں، شاید ہمیں پھر انہیں فائر کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں رشیا کے آنے پر تھرڈ ورلڈ، کیونکہ ان سب کو پتا ہے ان سب کو زیر کیا جائے گا جو تھوڑے سے بھی مضبوط ہیں اور ویسٹ کی لابی کے خلاف ہیں۔ وہ رشیا بھی ہے، ترکی بھی ہے، خلاف تو ہیں ہی ہیں۔ اگر یہ خلاف نہیں ہے تو کھٹکتے تو ہیں ہی ہیں۔ ہر کسی کو کمزور کیا جائے گا جہاں سے بول سکنے کی امید ہے، اور یہ سب کچھ اسرائیل کے لیے ہوگا۔ ترکی بھی اسے سمجھ رہا ہے، ذرا پہلے سمجھ رہا ہے، تو آ کر کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، حالات پر نظر ہے، اور حالات کے حساب سے فیصلے بھی لیے جائیں گے۔ رائٹرز کی ایک ہیڈ لائن دیکھ لیجئے، کل رات ہی چھپی ہے۔ رشیا نے امریکہ سے کہا ہے کہ ایران پر حملہ مت کرنا، اور وارننگ دی ہے کہ ایک بہت بڑا نیوکلیئر مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ جو بار بار حملے ہو رہے ہیں، اور یہ اب ماریا زاخارووا نے نہیں کہی ہے، یہ رشیا کے ڈپٹی فارن منسٹر سرگئی رایبکوو نے کہی ہے۔ تو رشیا کئی مورچوں سے اور کئی پلیٹ فارم سے یہ کہہ رہا ہے کہ حالات سیریس ہیں، ذرا حضور سمجھنے کی کوشش کیجئے، حالات بگڑ جائیں گے۔ ایران کی رجیم اگر کولیپس ہوتی ہے، وہ رشیا کے لیے ایک بہت بڑا بلو، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ رات کی 18 جون کی رات کی خبر دی گارجین کی کہتی ہے، اور وہ سب کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کوشش کر رہے ہیں رشیا کی طرف سے کہ ایران میں حالات سدھر جائیں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں ایک نقصان تو ہو چکا ہے سیریا کی شکل میں۔ روس کو بشار الاسد کی حکومت گرنا روس کے لیے ایک سیٹ بیک تھا، اور اب اگر ایران میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو روس کے لیے یوں سمجھیے کہ مڈل ایسٹ میں کھیل ختم۔ باقی پھر افریقن ملکوں میں رہ جائیں گے، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ایک پریشانی کا سبب بھی ہے۔ بی بی سی نے تو یوں سمجھیے کل دن میں ہی خبر چھاپ دی تھی کہ رشیا کو خوف ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں ایک اور نقصان نہ جھیل جائے جو اسرائیل ایران کے بیچ چل رہا ہے۔ سی این این کی رات کی خبر دیکھیے، انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے رات دن میں ان کا فاصلہ ہے بس۔ Even if Russia loses another Middle East ally, it stands to profit from the chaos۔ اب یہ تھوڑا الگ ہی قسم کی خبر لکھ رہے ہیں کہ اگر رشیا نے اپنے ایک دوست کو کھو بھی دیا، یا اس کا دوست زیر ہو گیا، ایران ہار گیا، یا ایران میں گڑبڑ ہو گئی، اسرائیل یا امریکہ نے جھکا لیا،
तो भी रशिया को फ़ायदा है। क्यों? मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा CNN के, तो पता चला कि भाई दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो 3 हैं ऑयल के, क्रूड ऑयल के, उसमें से एक रशिया भी है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में ये लिखा गया कि मिडिल ईस्ट में कुछ भी गड़बड़ हुआ और लंबी जंग चली और इसमें और ममालिक मुलव्विस हो गए, नहीं भी हुए तो उनके जहाज़ों पर, ऑयल टैंकर्स पर हमले होने लगे, समंदर आग के शोलों से दहकने लगा, तो रशिया को फ़ायदा होगा, उसका तेल खूब बिकेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये खबरें दूसरी तरफ सोचने को मजबूर कर रही हैं। मैं इसमें ये सोच रहा हूँ कि रशिया अपना ये फ़ायदा सोचेगा। असल में ये जंग जो ईरान पर थोपी गई ना दोस्तों, वो सिर्फ ईरान की नहीं, यूक्रेन की भी जंग है। ईरान उलझ गया है, ईरान की ड्रोन फैक्ट्रीज तबाह की जा रही हैं, ईरान की ड्रोन सप्लाई और प्रोडक्शन रुक गया है। ये सब रुक गया है तो रूस को नहीं मिल रहा है। उधर यूक्रेन ने रूस के ड्रोन फैक्ट्रीज और यूनिट्स पर हमले शुरू कर दिए हैं। कुछ समझ रहे हैं खेल को? जो ताकत रूस को ईरान से मिलती थी वो ईरान में भी ज़ेर की जा रही है, रूस में भी की जा रही है। ये फैसला यूक्रेन का निकलवाना लगता है, वहां पर नतीजा लाना है जंग का, इसलिए ईरान को यहां रोका जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, ताकि रूस को जो पीछे से ताकत मिलती थी ड्रोन्स की वो ना मिल पाए। शायद ड्रोन्स की और भी चीज़ों की, मिसाइल्स की भी बात आई थी, रशिया से ईरान से जाती है। कुछ समझिए, रशिया आएगा यहाँ, रशिया फ़ायदा नहीं कमाएगा। रशिया मिडिल ईस्ट में आएगा अगर जंग छिड़ गई। रशिया को कई वजहों से आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लॉबी जीत गई तो अगला निशाना रशिया ही होगा, क्योंकि जर्मनी, ब्रिटेन, सब जगह तैयारियां रशिया से जंग की चल रही हैं। इस साल नहीं तो अगले साल। पुतिन ने कंफर्म किया है कि रशिया ईरान और इसराइल के बीच जारी कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएट करने को तैयार है। ये तास की खबर है, शाम में छपी कल, और कहा कि हम इसे निपटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं दोनों अमन कायम करें। फिर पता है रात क्या खबर आ गई? रात में 11 बजे के बाद मॉस्को टाइम्स की खबर, जब ट्रम्प थोड़ा अपनी रवानी में आए तो उन्होंने कहा रशिया से कि लेट्स मीडिएट रशिया फर्स्ट। जब पुतिन ने कहा कि वो इसराइल और ईरान के बीच पीस डील कराना चाहते हैं, तो ट्रम्प बोले कि पहले यूक्रेन वाले मसले पे बात करते हैं रशिया बाबू। हैं पुतिन, चलो तुम लोग पहले अमन कायम करो, फिर ईरान और इसराइल की करवाएंगे। समझ रहे हो? ये खेल वहीं आकर रुक रहा है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जुम्मे के रोज बुलाई गई है ईरान की रिक्वेस्ट पर, और इसमें रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया है। ये इसराइल के हमलों को लेकर है। इसराइल के जो हमले हैं ईरान पर, वो एक न्यूक्लियर रेडिएशन को भी जन्म दे सकते हैं, जो रशिया ने बताया कि धमाका हो सकता है, दुनिया खतरे के मिलीमीटर दूर खड़ी है। और इसका नतीजा पता है क्या है? इंटरनेशनल मार्केट शुक करने, मतलब कपकपाने लगी है। अल जजीरा की खबर देखिए, ऑयल प्राइसेस चढ़ गए ऊपर, कच्चे तेल के दाम चढ़ गए हैं। ये जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कच्चे तेल के दाम चढ़ गए हैं, और अमेरिका को इस जंग के शुरू होने से पहले, उसके शामिल होने से पहले ही नुकसान होने लगा है। अमेरिका का शेयर बाजार टूट रहा है। ये सब निशानियां हैं एक बड़ी जंग की। ये 4.5% कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, 4%। और RT की खबर देखिए, फिर आया ही रशिया की तरफ से बयान कि इसराइल को कोई हक नहीं है कि वो ईरान में रिजीम चेंज करे। ये मारिया ज़ाखारोवा, उन्होंने ही कहा मोहतरमा ने, कोई हक नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू भड़का रहा है। उधर वो पुराने बादशाह के ईरान के फरजन साहब, वो भी कह रहे हैं कि उठ खड़े हो, खामनेई को उखाड़ दो, इस रिजीम को हटा दो। ईरान के ख़िलाफ़ ये सिर्फ जंग न्यूक्लियर की वजह से नहीं है, फ़लस्तीन की भी वजह से है, और आयतुल्लाह खामनेई और उनकी पूरी रिजीम को उखाड़ने की वजह से भी है। बहुत कुछ है जो दिखता है उससे कहीं से आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।